नमस्कार और स्वागत है। ये जानना दिलचस्प है कि बृहस्पति ग्रह जुपिटर वो पहले आज से करीब 2.5 गुना बड़ा था, हाँ बिल्कुल। या फिर ये कि शनि के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला ट्रोजन क्षुद्र ग्रह वो भी हाल ही में खोजा गया है। हमारा सौरमंडल तो लगातार हमें हैरान कर रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है ना, इनके पीछे का जो विज्ञान है और इनके जो मायने हैं वो हमारी समझ को वाकई बदल रहे हैं। हाँ, आज हम सौरमंडल के बारे में हाल की कुछ सबसे रोमांचक खोजों और सिद्धांतों पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे सही कहा। तो चलिए इन रहस्यों की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि इन खोजों का असल मतलब क्या है। शुरुआत करते हैं कुछ संभावित खतरों से और उनसे जुड़े जो नए खुलासे हुए हैं उनसे, जैसे कि टॉरिड उल्कापिंड झुंड हाल के अध्ययन हुए हैं। हाँ, खासकर ZTF हाँ, मतलब ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी जैसे टेलीस्कोप का जो डेटा आया है हाँ, हाँ, उससे पता चला है कि इस झुंड में 100 मीटर से बड़े यानी वो जो वाकई खतरनाक क्षुद्र ग्रह हैं हाँ। वो उम्मीद से बहुत कम है। अच्छा, कितने कम? शायद 9 से 14 ही, और उनके भी पृथ्वी के पास आने की संभावना वो लगभग न के बराबर है। हाँ, तो मतलब 2032 में वो बड़ा खतरा टल गया, ऐसे कह सकते हैं? संभावना अब बहुत कम मानी जा रही है। हाँ, और एक और बात, जिस मूल धूमकेतु से ये झुंड बना हाँ, वो भी शायद पहले जो सोचा था 100 किलोमीटर, अच्छा, उसकी जगह शायद 10 किलोमीटर या उससे भी छोटा था। अरे वाह। तो इस मोर्चे पे तो थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। ले सकते हैं। हालांकि नासा जैसे संगठन वो हमेशा नजर बनाए रखते हैं, वो तो है ही। हाँ, वो तो है। ये तो राहत की बात हुई। लेकिन एक और रहस्यमयी चीज है जिसके बारे में मैंने सुना, डार्क कॉमेट्स, अंधेरे धूमकेतु। ये क्या बला है? ये ऐसे पिंड हैं जो दिखते तो क्षुद्र ग्रह जैसे हैं, मतलब बिना पूंछ वाले, चट्टानी से, अच्छा, पर उनकी जो गति है वो धूमकेतु की तरह अप्रत्याशित रूप से बदलती है। ओ, और ये बदलाव सिर्फ सूरज की गर्मी के असर से, मतलब यारकोव्स्की प्रभाव से कहीं ज्यादा होता है। जैसे ओमुआमुआ ने दिखाया था, वो बाहर से आया था जो। बिल्कुल, उसने भी ऐसा ही अजीब तोरण दिखाया था। और मजे की बात यह है कि ऐसे पिंड हमारे अपने सौरमंडल में भी मिले हैं। सच में? हमारे सौरमंडल में भी? जैसे क्या ये खतरनाक हो सकते हैं? हाँ, जैसे एक है 2003 RM। इनकी 2 तरह की आबादी मिली है, बड़े वाले बृहस्पति के पास है और छोटे वाले क्षुद्र ग्रह पट्टी में। खतरा इसलिए है क्योंकि इनकी कक्षा वो बदल सकती है, ओह, जिससे पृथ्वी के लिए मतलब एक अप्रत्याशित टक्कर का कारण बन सकते हैं। अच्छा, और एक दिलचस्प संभावना ये भी है कि शायद इन्हीं ने शुरुआती पृथ्वी पर पानी पहुंचाया हो। पानी कैसे? वो अदृश्य रूप से पानी का वाष्पीकरण करके, शायद। बाप रे, मतलब ये तो छुपे रुस्तम निकले। इनके बारे में और जानने के लिए क्या किया जा रहा है, कुछ पता है? अभी इन पर और अध्ययन जरूरी है, बहुत जरूरी है। हो सकता है जेम्स वेब टेलीस्कोप या जो भविष्य के सैंपल रिटर्न मिशन होंगे वो शायद इनके राज खोल पाएं। चलिए अब कुछ कम खतरनाक लेकिन उतनी ही रोमांचक खोजों की बात करते हैं। शनि ग्रह, उसके पास उसका पहला ज्ञात ट्रोजन क्षुद्र ग्रह मिला है। हाँ, 2019 UO14 नाम का ये पिंड, ये शनि के साथ उसके कक्षा साझा करता है उसके L4 लैग्रैंज बिंदु पर। L4 लैग्रेंज बिंदु? हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण के वो खास स्थिर पॉइंट होते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये खोज थोड़ी हैरान करने वाली है क्योंकि पहले माना जाता था कि बृहस्पति का जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण है वो शनि के पास ऐसे किसी ट्रोजन को टिकने ही नहीं देगा। तो ये वहां स्थायी रूप से हमेशा के लिए? नहीं, ये एक क्षणिक यानी हाँ। टेम्पररी ट्रोजन है। अच्छा, टेम्पररी। हाँ, लगता है कि ये शायद कुछ 1000 साल पहले पकड़ा गया एक सेंटोर था। सेंटोर वो पिंड होते हैं जो बृहस्पति और नेपच्यून के बीच घूमते हैं, और शायद अगले 1000 साल में ये फिर से सेंटोर बन जाएगा। कमाल है, इसका रंग भी सेंटोर जैसा है। और ये भी हो सकता है कि ये सक्रिय भी हो, मतलब इस पर बर्फीले ज्वालामुखी हो, क्रायो वोल्केनोज। वाह, ये तो दिखाता है कि ग्रहों की कक्षाएं कितनी मतलब डायनामिक हो सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, शनि के इस मेहमान से आगे बढ़ते हैं सौरमंडल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की तरफ, प्लैनेट 9, नौवां ग्रह। क्या इसके होने के कोई नए सबूत मिले हैं, कुछ ताजा खबर? प्लैनेट 9 का जो आइडिया है वो नेपच्यून से परे कुछ पिंडों की अजीब कक्षाओं से आया था। ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स, TNOs। हाँ, जैसे सेडना, उनकी कक्षाएं झुकी हुई हैं और एक झुंड में लगती हैं। सही, ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा विशाल ग्रह उन्हें खींच रहा है।
अब नया ये है कि हाल के जो सांख्यिकीय विश्लेषण हुए हैं वो बताते हैं कि जिन कंप्यूटर सिमुलेशंस में प्लैनेट 9 को शामिल किया जाता है वे सौर मंडल की मौजूदा संरचना से बेहतर मेल खाते हैं। और साथ ही पुराने इंफ्रारेड डेटा का विश्लेषण किया गया IRS और अकारी टेलीस्कोप का। उसमें एक धीमी गति से चलता हुआ पिंड मिला है जो शायद प्लैनेट 9 हो सकता है। तो क्या नवा ग्रह मिल गया, मतलब कंफर्म हो गया? अभी पक्का नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं। ओह, इस उम्मीदवार की पुष्टि के लिए और अवलोकन चाहिए, बहुत सारे। इसका जो अनुमानित द्रव्यमान है पृथ्वी का 7 से 17 गुना, वो भी कुछ पिछले अनुमानों से अलग है। और हाँ, वैकल्पिक सिद्धांत भी है। वो तो हैं ही। जैसे कि ये अजीब कक्षाएं सिर्फ इसलिए दिख रही हैं क्योंकि हम कुछ खास पिंडों को ही देख पा रहे हैं, या फिर ये ऊट क्लाउड की बनावट का नतीजा है, या फिर अरबों साल पहले किसी तारे के हमारे करीब से गुजरने का, वो स्टेलर फ्लाईबाय वाली थियरी। बिल्कुल, वो स्टेलर फ्लाईबाय वाला सिद्धांत भी काफी दिलचस्प है। सिमुलेशन दिखाते हैं कि सौर मंडल के शुरुआती दिनों में, मान लो पहले 1 करोड़ साल में, किसी तारे का पास से गुजरना वो सेडना जैसी कक्षाओं को समझा सकता है। अच्छा। हाँ, या तक कि निकू जैसे पिंड जो उल्टी दिशा में घूमते हैं उनको भी। और शायद इसी फ्लाईबाय ने शुरुआती टकरावों में भी भूमिका निभाई हो, जैसे पृथ्वी थिया टक्कर जिससे हमारा चांद बना। हाँ, या यूरेनस का अजीब झुकाव हो सकता है। बाप रे, कितना कुछ जुड़ा हुआ है। और काइपर बेल्ट से भी एक तिहरे सिस्टम एल्गराया की खोज हुई है। ये क्या है? हाँ, KBO 148780 अल्गेरा। KBO मतलब काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट। पहले इसे 2 पिंडों का सिस्टम मानते थे, बाइनरी। पर अब हबल और केक ऑब्जर्वेटरी के करीब 17 साल के डेटा को देखा गया। 17 साल? हाँ, और उससे पता चला है कि ये शायद 3 पिंडों का सिस्टम है, ट्रिपल सिस्टम। अच्छा। ये बताता है कि ऐसे मल्टीपल सिस्टम शायद आम हो सकते हैं। और इससे ये भी अंदाजा लगता है कि शायद कई केबीओज सीधे गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बने, न कि टक्करों से। दिलचस्प है। अच्छा, बाहरी सौर मंडल से अब थोड़ा अंदरूनी ग्रहों की ओर आते हैं। जी। बुध ग्रह, मर्क्यूरी। बेपे कोलंबो मिशन से क्या नई जानकारी मिली है उसके बारे में? बेपे कोलंबो वैसे तो 2027 में बुध की परिक्रमा शुरू करेगा। अभी तो रास्ते में है। हाँ, लेकिन जो फ्लाईबाइज हुई हैं उनसे नई तस्वीरें मिली हैं। उनमें पुराने लावा प्रवाह दिखे हैं, बड़े ज्वालामुखी के मुंह दिखे हैं, क्रेटर दिखे हैं। लेकिन बुध के जो बड़े रहस्य हैं वो अब भी बरकरार हैं। जैसे कि उसका चुंबकीय क्षेत्र। इतने छोटे ग्रह का अपना मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, वो एक बड़ा सवाल है। और सतह पर वो ग्रेफाइट के धब्बे, वो भी एक पहेली हैं। तो क्या इनको समझाने के लिए कोई नई थियरी आई है? 2 दिलचस्प विचार सामने आए हैं। हाँ, एक तो ये कि बुध जब शुरुआत में पिघला हुआ था तो दबाव के कारण सतह के नीचे हीरे की मोटी परत बन सकती थी। हीरे की परत बुध पर? हाँ, ये एक सिद्धांत है। और दूसरा ये कि बुध शायद 2 बड़े प्रोटोप्लैनेट की सीधी टक्कर से बना हो, जिससे उसका विशाल लोहे का कोर तो रह गया पर बाहरी परतें उड़ गईं, कुछ वैसे ही जैसे पृथ्वी का चंद्रमा बना था। अच्छा। उम्मीद है कि बेपे कोलंबो जब पहुंचेगा तो इन गुत्थियों को सुलझाने में मदद मिलेगी। जरूर। और एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, ग्रहों के छल्ले हैं, बौने ग्रहों के भी हैं, शनि के तो इतने शानदार हैं, पर चंद्रमाओं के क्यों नहीं? हमारे चांद का क्यों नहीं? ये वाकई बहुत अच्छा सवाल है। करीब 300 चंद्रमा हैं हमारे सौरमंडल में और छल्ले किसी के नहीं। हाँ। तो नए सिमुलेशन ये बताते हैं कि चंद्रमाओं के चारों ओर छल्ले बन तो सकते हैं, पर वो टिकते नहीं है। टिकते नहीं। क्यों? कई कारण हैं। मुख्य ग्रह का गुरुत्वाकर्षण, खासकर रोश लिमिट के अंदर, फिर सूरज की रोशनी का दबाव, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब मिलकर उन्हें या तो बिखेर देते हैं या फिर वो ग्रह के ही छल्ले का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, जैसे शनि का ई रिंग, वो तो एनसेलेडस से बनता है ना? बिल्कुल। एनसेलाडस के गीजर से निकला पानी ही ई रिंग बनाता है, तो एनसेलाडस का अपना छल्ला नहीं बन पाता। क्या कभी किसी चंद्रमा के छल्ले होने के सबूत मिले हैं? कोई निशान? हाँ, कुछ संकेत हैं। माना जाता है कि शनि के चंद्रमा रिया के पास कभी मलबे की डिस्क थी और इपेटस पर एक अजीब सा रिज है, एक उभार। वो शायद किसी पुराने खत्म हो चुके छल्ले का अवशेष हो सकता है। तो मतलब हम शायद अभी ऐसे समय में जी रहे हैं जब चंद्रमाओं के छल्ले नहीं हैं पर अतीत में रहे होंगे। हाँ, हो सकता है।
यहाँ तक कि शनि के जो छल्ले आज हम देखते हैं वो भी अस्थायी हैं। वो हमेशा से नहीं थे और हमेशा नहीं रहेंगे। क्या बात है। अच्छा, अब चलते हैं बाहरी विशाल ग्रहों की ओर। बृहस्पति, जुपिटर, इसके बारे में ये नई बात कि वो पहले आज से काफी बड़ा था, ये कैसे पता चला? इसका सुराग मिला बृहस्पति के अंदरूनी छोटे चंद्रमाओं से। अमाल्थिया, थेबे, इनकी कक्षाएं थोड़ी झुकी हुई हैं, थोड़ी विलक्षण हैं। तो विश्लेषण से पता चला कि ऐसा आयो के प्रवास की वजह से हुआ। आयो, वो ज्वालामुखी वाला चांद, हाँ, आयो, वो पहले बृहस्पति के करीब आया और फिर उससे दूर गया। उसके इस आने जाने ने इन छोटे चंद्रमाओं की कक्षाओं को बिगाड़ दिया। अच्छा, लेकिन आयो के इस सफर से बृहस्पति के आकार का क्या लेना देना, ये कैसे जुड़ा? देखिए, आयो के इस रास्ते का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा पाए कि बृहस्पति के शुरुआती बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र ने उसके चारों ओर की गैस और धूल की डिस्क को कहां पर काटा था, मतलब कहां तक उसका प्रभाव था। ओके। ये जानकारी और बृहस्पति की शुरुआती धीमी घूमने की गति, आज तो वो करीब 10 घंटे में घूम जाता है, पर तब शायद 30-40 घंटे लगते थे। इन दोनों को मिलाकर पता चलता है कि बृहस्पति शुरुआत में अपनी आज की त्रिज्या से लगभग 2 से 2.5 गुना बड़ा था। 2.5 गुना बड़ा? हाँ, और इसका चुंबकीय क्षेत्र भी आज से करीब 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। बाद में वो ठंडा होकर सिकुड़ गया। गजब। मतलब ग्रहों के बनने के बाद भी उनमें कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं। ये कोर अभिवृद्धि मॉडल का समर्थन करता है ना, जिसमें पहले कोर बनता है फिर गैस खींचता है। हाँ, ये उस मॉडल से बिल्कुल मेल खाता है। वैसे जेम्स वेब और हबल ने बृहस्पति के ऑरोरा की भी बहुत शानदार तस्वीरें ली हैं हाल ही में। हाँ, मैंने देखी, कमाल की थी। बिल्कुल, वो सेकंडों में बदलते हैं और अलग-अलग वेवलेंथ में, मतलब यूवी और इंफ्रारेड में उनकी जटिलता बिल्कुल अलग दिखती है। अद्भुत। बृहस्पति से अब यूरेनस की ओर चलते हैं। उसके बारे में क्या नया है? मैंने कहीं पढ़ा कि उसके अंदर महासागर हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत रोमांचक संभावना है। यूरेनस का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत अजीब है, टेढ़ा मेढ़ा, कई पोल्स वाला। हाँ, वो तो है। तो उसका एक संभावित स्पष्टीकरण ये है कि ये उसके कोर में नहीं बनता, बल्कि उसके ऊपर एक मोटी संवहनीय यानी कन्वेक्टिव आयोनिक जल हाइड्रोजन परत में बनता है। और अगर ऐसा है तो ये एक विशाल आंतरिक महासागर का बहुत मजबूत संकेत है। वाह, यूरेनस के अंदर महासागर। और उसके वायुमंडल और चंद्रमाओं के बारे में कुछ? हबल के 20 साल के अवलोकनों से पता चला है कि यूरेनस के ध्रुवों के पास मीथेन कम है और मौसम के साथ धुंध बदलती रहती है। नॉर्थ पोल पर चमक बढ़ रही है। अच्छा। और उसका एक मुख्य चंद्रमा है एरियल। उसकी सतह पर फैलती हुई दरारें दिखी हैं और हालिया कार्बन जमाव भी देखे गए हैं। ये भी जमीन के नीचे महासागर और उससे जुड़े क्रायोवोल्केनिज्म या टेक्टोनिक्स का संकेत हो सकता है। मतलब यूरेनस सिस्टम तो रहस्यों से भरा पड़ा है। बिल्कुल, इसीलिए वैज्ञानिक अब यूरेनस के लिए एक डेडिकेटेड मिशन चाहते हैं, क्योंकि यूरेनस जैसे जो बर्फीले विशाल ग्रह हैं वो एक्सोप्लैनेट में, मतलब दूसरे तारों के ग्रहों में बहुत आम हैं। इन्हें समझना जरूरी है। सही बात है। अच्छा, सेंटोर और चिरॉन, ये बृहस्पति और नेपच्यून के बीच वाले पिंड, इनके बारे में भी जेम्स वेब से नई जानकारी मिली है। हाँ, सेंटोर तो प्राचीन सौरमंडल के बचे खुचे टुकड़े हैं। जेम्स वेब ने चिरॉन पर कुछ बेहद खास चीजें देखी। चिरॉन एक बड़ा सेंटोर है, करीब 200 किलोमीटर का। क्या देखा वेब ने? उसकी सतह पर अनाकार पानी की बर्फ मिली है, एमॉर्फस वाटर आइस। ये क्रिस्टल जैसी नहीं होती। ब्रह्मांड में सबसे आम बर्फ यही है। अच्छा। इसके साथ ही CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड CO और सबसे आश्चर्यजनक रूप से मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, एस्टिलीन जैसी गैसें भी मिली हैं। इतनी सारी गैसें वहां कैसे? चिरॉन पर? ये शायद अरबों साल से उस अनाकार बर्फ में फंसी हुई थीं, एकदम प्राचीन पदार्थ। अब जैसे जैसे चिरून सूरज के करीब आता है और गर्म होता है, बर्फ का चरण बदलता है, फेज ट्रांजिशन होता है और ये गैसें बाहर निकल रही हैं। तो ये शुरुआती सौरमंडल की एकदम ओरिजिनल सामग्री है। हाँ, ऐसा लगता है ये उसे समझने में बहुत मदद करता है। और ऊट क्लाउड, सौरमंडल का वो सबसे बाहरी किनारा, उसका आकार भी हमारी सोच से अलग हो सकता है। क्या है ये नई बात? हम आमतौर पर सोचते हैं कि बाहरी ऊट क्लाउड गोल है और अंदरूनी वाला, जिसे हिल्स क्लाउड कहते हैं, वो डिस्क जैसा है। हाँ। लेकिन नए सिमुलेशंस जिनमें आकाशगंगा के ज्वारीय बलों,
मतलब गैलेक्टिक टाइड्स को शामिल किया गया, वो दिखाते हैं कि अंदरूनी ऊट क्लाउड शायद सपाट डिस्क जैसा नहीं है। तो कैसा है? वो एक सर्पिल या एस आकार का हो सकता है, कुछ कुछ आकाशगंगा की भुजाओं जैसा, करीब 15,000 AU चौड़ा और गैलेक्सी के प्लेन से करीब 30 डिग्री झुका हुआ। और ये संरचना अरबों साल तक स्थिर रह सकती है। अरे वाह, मतलब हमारी आकाशगंगा सौरमंडल को इस तरह से भी आकार दे रही है। हाँ, ये धूमकेतु कहाँ से आते हैं और आकाशगंगा का हम पर क्या असर होता है, इस पूरी समझ को बदल सकता है। कमाल है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ बाहरी प्रभावों और आगंतुकों की। एक धूमकेतु बहुत चर्चा में था, बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन, कॉमेट बीबी। हाँ, बीबी। ये अब तक देखा गया सबसे बड़ा ऊट क्लाउड धूमकेतु है। इसका व्यास करीब 137 किलोमीटर निकला है, जो पहले के अनुमान से भी बड़ा है। 137 किलोमीटर, बहुत बड़ा है ये तो। हाँ, और खास बात यह है कि ये बहुत दूर होने पर भी सक्रिय था। जब ये शनि और यूरेनस के बीच था, तभी इसमें पूंछ निकलने लगी थी। ये इसकी बहुत प्राचीन सतह का संकेत है। शायद ये अंदरूनी सौर मंडल में पहली बार आ रहा है। और इसके बारे में एल्मा टेलीस्कोप ने क्या बताया? एल्मा, जो चिली में है, उसने दिखाया कि ये अत्यधिक काला है, कोयले जैसा। सिर्फ 4.4% रोशनी ही परावर्तित करता है। इतना काला क्यों? शायद सतह पर बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं और अरबों सालों से कॉस्मिक किरणों की बमबारी हुई है उस पर। हल्का लाल रंग भी है इसमें, और इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड के जटिल जेट निकलते हुए भी देखे गए हैं। तो ये प्राचीन सौरमंडल की सामग्री का अध्ययन करने का एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल, एक दुर्लभ अवसर। 2031 में ये शनि की कक्षा के ठीक बाहर से गुजरेगा, तब इसे और करीब से देख पाएंगे। इंतजार रहेगा। अच्छा, आपने आकाशगंगा के प्रभाव की बात की। हमारा सौरमंडल बाहरी माहौल से भी प्रभावित होता है ना? वो अंतरतारकीय माध्यम ISM। हाँ, तारों के बीच की गैस और धूल, हम लगातार उसमें से गुजर रहे हैं। तो इसका कोई नया उदाहरण सामने आया है? हाँ, एक बहुत दिलचस्प अध्ययन हुआ है। वो बताता है कि लगभग 20-30 लाख साल पहले हमारा सौरमंडल शायद एक बहुत घने, ठंडे अंतरतारकीय बादल से गुजरा था, जिसे लोकल रिबन ऑफ क्लाउड्स कहते हैं। अच्छा, तो उससे क्या हुआ? सिमुलेशन दिखाते हैं कि इससे हिलियोस्फेयर यानी सूर्य का जो सुरक्षात्मक बुलबुला है, वो नाटकीय रूप से सिकुड़ सकता था। शायद 80 AU से घटकर सिर्फ 0.2 AU तक। 0.2 AU, ये तो पृथ्वी और सूरज की दूरी से भी कम है। हाँ, इसका मतलब ग्रह पृथ्वी भी सीधे बाहरी अंतरिक्ष के संपर्क में आ गए होंगे। बाप रे! तो ज्यादा कॉस्मिक किरणें आई होंगी, और आयरन 60 जैसे बाहरी पदार्थ भी। पृथ्वी पर उसी दौर के आयरन 60 के जमाव मिले भी हैं। तो ये बादल वाला सिद्धांत इसकी एक अच्छी व्याख्या हो सकती है। पहले सोचते थे कि ये पास के किसी सुपरनोवा से आया होगा। और क्या इसका पृथ्वी की जलवायु या जीवन पर कोई असर पड़ा होगा? ये अभी अटकलें हैं। क्या इसने हिमयुग की शुरुआत में भूमिका निभाई, या बढ़ी हुई रेडिएशन ने मानव विकास को प्रभावित किया? ये पक्का नहीं है, पर यह दिखाता है कि हमारा गैलेक्टिक वातावरण हमें सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। अविश्वसनीय। और आखिर में एक बिल्कुल नया, थोड़ा चौंकाने वाला विचार, गैलेक्टिक लैग्रांज पॉइंट्स। ये क्या है? जैसे ग्रहों के बीच लग्रांज बिंदु होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण संतुलित होता है, हाँ, वैसे ही सूर्य और हमारी आकाशगंगा के केंद्र के बीच भी ऐसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरता बिंदु हो सकते हैं। ये एक नया सिद्धांत है, शायद हमसे करीब 4 प्रकाश वर्ष दूर। और इन बिंदुओं पर क्या हो सकता है? सिद्धांत ये है कि ये बिंदु अंतरतारकीय पिंडों को पकड़ सकते हैं, मतलब दूसरे तारों से आए हुए क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, या फिर दुष्ट ग्रह, रोग प्लैनेट्स। दूसरे तारों के ग्रह हमारे सौरमंडल के किनारों पर फंसे हुए? ये एक संभावना है। अगर ये सच है, तो ये बिंदु उन्हें हमेशा के लिए वहीं थामे रख सकते हैं। तो मतलब हमारा सौरमंडल असल में हमारी सोच से कई ज्यादा बड़ा हो सकता है, और उसमें दूसरे तारों के मेहमान भी हो सकते हैं। हाँ, ये सिद्धांत यही कहता है। ये दिखाता है कि सौरमंडल का प्रभाव शायद बहुत दूर तक फैला है, और ये उन दुष्ट ग्रहों को खोजने की एक नई संभावित जगह हो सकती है। क्या बात है! तो आज हमने देखा कि सौरमंडल कितना डायनामिक और रहस्यों से भरा है। एक तरफ टॉरेट झुंड का खतरा कम हुआ लगता है, तो दूसरी तरफ डार्क कॉमेट्स का नया रहस्य है।
हाँ, शनि का वो क्षणिक ट्रोजन मिला, बृहस्पति का विशाल अतीत पता चला, यूरेनस के अंदर महासागर की संभावना दिखी। बिल्कुल। और बाहरी प्रभाव, वो अंतरतारकीय बादल, गैलेक्टिक ज्वार, यहाँ तक कि गैलेक्टिक लैग्रेंज पॉइंट्स का आइडिया, हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। और ये सब यही दिखाता है कि सौर मंडल कोई अलग थलग स्थिर जगह नहीं है। ये बदल रहा है, विकसित हो रहा है और अपनी आकाशगंगा के साथ, अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर हमारे सौरमंडल के वो बाहरी किनारे, जिन्हें हम अक्सर खाली और ठंडा समझते थे, असल में दूसरे तारों से आए हुए दुष्ट ग्रह अरबों सालों से थामे बैठे हों, तो ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह के बारे में हमारी समझ कितनी बदल जाएगी, है ना? बिल्कुल, अभी कितना कुछ खोजना बाकी है।